हमने क्या कहा कि एक सरफेस जो है ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेट लाइंस को खींच खींच के बनाया गया होगा। अरे सर, लाइन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है। जब हम सॉलिड से सरफेस में गए तो मेरा एक डायमेंशन कम हो गया। जो भी बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शंस आपको दिखते हैं, हर जगह मेजरमेंट से काम होता है। जियोमेट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहले में आता है बेटा जियो। जियो का मतलब सबको पता सर, अर्थ होती है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट और आपका मैथमेटिक्स मेंटर, नाम है ताहिर। आज के इस क्लास में हम लेकर आ गए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक बहुत ही आसान सा और एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर, जिसका नाम रहेगा इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। सर, सबसे पहले इस चैप्टर से पहले 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने इससे पहले के 4 चैप्टर्स नहीं देखे तो प्लीज मेक श्योर दैट कि आप उन 4 चैप्टर्स को जाके हमारी प्लेलिस्ट से देखते हैं, क्योंकि जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो करके चलते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। ठीक है मेरी जान। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सर, इस चैप्टर के नोट्स कहां मिलेंगे। तो देखो बेटा, इस चैप्टर के अगर आपको फ्री क्लास नोट्स चाहिए तो आपने क्या काम करना है, पीडब्ल्यू ऐप में जाना है, वहां जेके बोस क्लास 9th फ्री बैच सर्च करना है। जैसे ही आप जेके बोस क्लास 9th फ्री बैच सर्च करेंगे तो आपके पास एक बैच ओपन होके आएगा, और जैसे ही आप उस बैच में एनरोल करेंगे तो वहां आपको हर एक चैप्टर के ये नोट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लगेगा। ठीक है, पैसा नहीं लगेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल हो जाना है। और जैसे ही आप एनरोल हो जाते हैं तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैं यहां आपको कराने जा रहा हूं आपको मिल जाएंगे। बात समझ आ गई सर? अरे सर, बिल्कुल बिंदास चीजें हैं, बहुत सिंपल सी भाषा है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर, जिसका एक प्यारा सा नाम है इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। अरे सर, ये तब की ज्योमेट्री है ना। अरे यार, ये तब ज्योमेट्री दुनिया को बताई गई थी जब दुनिया को राइट एंगल का डेफिनेशन नहीं पता था, जब दुनिया को नहीं पता था लाइन क्या होती है, जब दुनिया को नहीं पता था पॉइंट क्या होता है। तो तब हमारे एक बाबा आते हैं मैथमेटिक्स के, जिनका नाम यूक्लिड होता है, और वो दुनिया को ज्योमेट्री के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से रूबरू कराते हैं, और वही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन गए हमारे इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। सबसे पहले, ये यूक्लिड एक बहुत बेस्ट मैथमेटिशियन माने जाते हैं, बहुत ही शानदार मैथमेटिशियन माने जाते हैं। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, तो उनके नाम पे इस चैप्टर का नाम रखा गया इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। अरे भैया, बहुत सिंपल सी कहानी है, ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में क्या होगा, मोटी मोटी बातें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री, उसके बाद एक्सियोम्स के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कोलिनियर पॉइंट्स, कंकरेंट लाइंस, इंक्लूड्स पोस्टुलेट्स, इंक्लूड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एकदम से करते हैं आज के इस चैप्टर की शुरुआत। सबसे पहली बात सर, इंट्रोडक्शन टू द यूक्लिड ज्योमेट्री। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सर ज्योमेट्री क्या होता है। ठीक है मेरी जान, ज्योमेट्री क्या होता है। अरे थोड़ा ध्यान रखोगे, ज्योमेट्री इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। पहले में आता है बेटा जियो। जियो का मतलब सबको पता सर, अर्थ होती है। और मिट्री मीन्स, या ये वर्ड लिया गया है मेट्रॉन से बेसिकली, ठीक है, मेट्रियन से या मेट्रॉन से भी आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है बेटा, मेजरमेंट, यानी कि अर्थ का मेजरमेंट। अरे सर, हमें जरूरत क्या पड़ी अर्थ के मेजरमेंट करने की। अरे बेटा, हम जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी बड़े बड़े आपके पास ब्रिज बने हुए दिखते हैं, जो भी बड़ी हैवी कंस्ट्रक्शंस आपको दिखते हैं, हर जगह मेजरमेंट से काम होता है। और जब दुनिया को मेजरमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। ठीक है, कहते हैं ना, अगर किसी डॉक्टर से गलती होती है तो एक पेशेंट जाता है, लेकिन अगर कोई इंजीनियर गलती करेगा तो फिर सारी जनता जाती है। इसलिए इंजीनियर्स आर ऑलवेज वेरी स्मार्ट, इज इट राइट।
तो चलिए, जियोमेट्री का मतलब हुआ सर अर्थ्स मेजरमेंट, यानी कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अर्थ के बारे में कि कैसे मेजरमेंट किया जाता है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेसिक डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए कि हम अर्थ का मेजरमेंट जो है वो कैसे करेंगे। अरे बेटा, जियोमेट्री समझ आ गया, जियो मींस अर्थ, मेट्री मींस द मेजरमेंट, होल कॉम्बो ऑफ द वर्ड मींस मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। ठीक है बेटा, ये समझ गए, ये समझ गए। उसके बाद सीधा सीधा हम यूक्लिड जियोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो जियोमेट्री है या ये वो डेफिनेशंस हैं जब दुनिया को जियोमेट्री के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। कुछ चीजें आपको बड़ी अजीब लगेंगी, सर ये तो सिंपल सी भाषा है, ये तो ऑलरेडी है, टू राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों राइट एंगल्स 90 होते हैं। लेकिन ये तब की बात है जब दुनिया को जियोमेट्री का एबीसी भी मालूम नहीं था, दुनिया को राइट एंगल पता ही नहीं थी, और यूक्लिड बाबा बोल रहे हैं दो राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं। देखो, अब कुछ चीजें आपको बड़ी बेसिक लगेंगी लेकिन मजा आएगा डेफिनेटली। ठीक है बेटा, अगर ओवरऑल हम बात करें यूक्लिड ने क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ठीक है, यूक्लिड ने बेसिकली 3 स्टेप्स में एक कॉन्सेप्ट दिया कि आप सॉलिड से पॉइंट तक कैसे पहुंच सकते हैं। अरे सर, सॉलिड क्या होता है? आपके पास सॉलिड में बेटा एक 3 डायमेंशनल शेप, आपके पास क्यूब है, आपके पास क्यूबाइड है। तो सबसे पहले एक सॉलिड शेप आएगा। ठीक है बेटा, अगर आपने एक सॉलिड शेप देख लिया, सॉलिड शेप के अंदर आपने क्या क्या चीजें देखी? देखो सर, ये इसका एक सरफेस है, ये इसका एक सरफेस है, ये इसका एक सरफेस है। टोटल बेटा इसमें 6 सरफेसेस होते हैं, यानी कि जिसे हम 6 फेसेस के नाम से याद रखते हैं। इस तरह से यहां एक कॉर्नर बना, यहां एक कॉर्नर बना, यहां एक कॉर्नर बना, यहां एक कॉर्नर बना। तो इसको बेटा हमने याद रखा कि ये जो 8 हैं इसके वर्टिसेस कहलाएंगे। ठीक है बेटा, और उसके बाद कुछ एड्स हैं यहां पे, देखो दंदर समझते हो ना, दंदर क्या होती है? हाँ, ये वही वाली दंदर है। तो समझ गए आप बात, इसको हम अपनी भाषा में कश्मीरी में दंदर कहते हैं। तो ये याद रखना, अगर इसमें हम दंदर की बात करें सॉलिड के अंदर क्यूबाइडल शेप की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो एजेस बेटा, एजेस इसमें 12 होते हैं। ये समझ गए आप बात? तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एक 3 डायमेंशनल शेप जब होगी उसके अंदर 3 डायमेंशंस होंगी। कितनी डायमेंशंस बेटा? 3। जनरली कौन कौन सी सर? एक तो लेंथ होगा बेटा, एक तो ब्रेड्थ होगा मेरी जान, और एक तो हाइट होगा। अरे यार, बहुत सिंपल है सर, 3 तरह की डायमेंशंस होंगी, तभी तो इसे हमने 3D बोला। क्या बोला? 3D। उसके बाद यूक्लिड ने कहा भैया, जो आपका 3 डायमेंशनल जियोमेट्री है ना, इसमें ध्यान रखो, अगर मैं किसी एक पार्ट को अलग कर लूं, किसी 6 फेसेस में से एक फेस को अलग कर लूं, तो इसमें क्या हुआ काम? 3 डायमेंशंस हट के 2 ही डायमेंशंस आ गए। मतलब सर, 6 ऐसे फट्टे मिला के एक सॉलिड बनाया और एक फट्टे को अलग कर लिया, तो एक फेस कुछ आपको बेटा ऐसा दिखेगा जिसे बेटा हम सरफेस बोलेंगे। सर, ये एक सरफेस कहलाएगी, और एक सरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा 2 डायमेंशंस होंगी, चाहे आप इसे लेंथ मान लो, इसे बेटा आप ब्रेड्थ मान लो, तो 2 डायमेंशंस होंगी। जब हम सॉलिड से सरफेस में गए तो मेरा एक डायमेंशन कम हो गया, तो तभी मैं सरफेस को क्या बोलूंगा बेटा? इस एक पार्टिकुलर सरफेस की अगर मैं बात करूं, इस एक पार्टिकुलर सरफेस की बात करूं, तो बेटा इसमें 2D हो गया। देखो, पहले मेरे पास 3 डायमेंशंस थे, 3 डायमेंशन से हम सर 2 डायमेंशन पे गए। अरे सर, स्टेप 2 में क्या हुआ? अब उसने कहा कि आपको नजर भी आ रहा होगा कि आपके पास ये जो सरफेस बनी ना बेटा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक सरफेस छोटे छोटे लाइंस का कॉम्बिनेशन है, छोटे छोटे लाइंस का कॉम्बिनेशन है। इस तरह से अगर आप बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक सरफेस बन के आएगी। अरे क्या बात समझ आ रही है? क्या बात समझ आ रही है? अरे सर, बिल्कुल सही। हमने क्या कहा कि एक सरफेस जो है ये बहुत सारी ऐसी स्ट्रेट लाइंस को खींच खींच के बनाया गया होगा। मैंने कहा सर, इसका मतलब इसका एज अगर मैं ले लूं, एक पर्टिकुलर एज ले लूं, तो यहां से हमें मिलती है बेटा एक लाइन। ऐसी बहुत सारी, देखो यहां इसके ऊपर मैंने एक लाइन डाल दिया, इसके ऊपर एक लाइन डाल दिया, ऐसे ऐसे लाइन डाल दिए, बहुत जोड़ जोड़ के, बीच में कोई डिफरेंस ना लिए हुए। ऐसी ऐसी लाइंस को जब डाला मैंने, ऐसी ऐसी लाइंस को जब डाला मैंने, ऐसी ऐसी लाइंस को डाला, तो क्या तुम्हें एक सरफेस बनता हुआ नजर आ गया?
अब मैं कह रहा हूं इस सरफेस में से सिर्फ और सिर्फ मैं एक लाइन ले रहा हूं और ये लाइन आपके पास बन के आ गई आपका एक डायमेंशन। तो सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन मिलेगी, तो मतलब सर लाइन में सिर्फ वन डायमेंशन है। और मैंने कहा आप क्या ऐसा देख पा रहे हैं कि ये लाइन के भी अगर मैं छोटे पार्ट्स कर दूं तो लाइन का मतलब छोटा सा इतू सा साइड मैंने बेटा इतू सा तुम्हारी तरह इतू सा साइड मैंने छोटा करके यहां लिख दिया, तो इसको हम पॉइंट बोलेंगे। अरे सर देखो, एक छोटा पॉइंट लिया, उसके साथ एक दूसरा पॉइंट, उसके साथ एक दूसरा, उसके साथ एक दूसरा, उसके साथ एक दूसरा, उसके साथ एक दूसरा, दूसरा 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 दूसरा, आपको दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है कि ये एक लाइन बन गई। तो बेटा सिंपल सिंपल भाषा में हमें यह समझ आया सर कि पहले एक सॉलिड जिसमें 3 डायमेंशंस थे। सॉलिड की अगर एक सरफेस की बात करें तो एक सरफेस में हमारे पास सिर्फ 2 डायमेंशंस आ गए। जब सर हम सरफेस से एक लाइन पे आए तो एक डायमेंशन, अरे जर एक डायमेंशन से हम पॉइंट पे आ गए तो हमारे पास कोई डायमेंशन नहीं बचा, यानी कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता। अरे सर होता तो है, कोई बोलेगा छोटू सा होता है, तो बेटा ये निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। पॉइंट आप जब पेन से मार्क करते हो तो आप इमेजिन करो कि वो कितना छोटा सा दिखता है। तो पॉइंट को आप किसी भी पेन की निब्स या पेंसिल की निब से आप जब ड्रॉ करते हो तो वो बहुत छोटा सा इतू सा बनता है, ठीक है। उसमें क्या ही तुम लेंथ मानोगे, आप बोलोगे सिर्फ थोड़ी सी है, लेकिन जितनी भी है वो निग्लिजिबल होती है, उसे हम नो डायमेंशन की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं। तो सर मोटा मोटा 3 सॉलिड 3 डायमेंशन से हम जब 2 डायमेंशन पे गए, जब 1 डायमेंशन पे गए और जब 0 डायमेंशन पे गए, 0 डायमेंशन मींस पॉइंट, 1 डायमेंशन मींस लाइन, इस तरह से 2 डायमेंशन मींस सरफेस और 3 डायमेंशन मींस मेरी जान ओ ओ इधर 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 3 डायमेंशन का मतलब एक सॉलिड होता है। ये बातें क्लियर हो गई। और ये तब की बात है जब दुनिया को ज्योमेट्री का एबीसी भी नहीं पता है और यूक्लिड साहब ये बात दुनिया को समझा रहे हैं कि भैया एक सॉलिड शेप होती है, सॉलिड शेप में सरफेस होता है, सरफेस से हम लाइन बना सकते हैं और लाइन से हम पॉइंट बना सकते हैं। अरे भैया बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें, हमने एक चीज देखी कि हम जब भी किसी डायमेंशन की बात कर रहे थे, जब हम सॉलिड से हम सरफेस पे गए, सरफेस से लाइन पे गए, तो हर एक स्टेप के अंदर हमारा एक एक डायमेंशन उड़ता रहा। यही बात यहां लिखी है, a solid is a 3-dimensional figure having shape, size, position and can be moved from one place to another place. It is bounded by the boundaries are called as the surfaces. तो ये बेटा एक मतलब सरफेसेस से मिलकर बना होता है ये सी, और हर एक स्टेप में तुम एक एक डायमेंशन हटते हो। अब जब ये सरफेस से तुमने इसको डायमेंशन में चेंज किया तो आपके पास सिर्फ एक L इंटू बी बचा। अरे सर बहुत हो गई इस पे बातचीत, बहुत हो गई इस पे बातचीत। अब दूसरी बात देखो, इन ईच स्टेप वी लूज 1 डायमेंशन। अरे सर सरफेस से हम कर्व पे आ गए, ठीक है बेटा। द बाउंड्रीज ऑफ द सरफेसेस आर स्ट्रेट लाइंस आर कर्व्स जिसे हम बोलेंगे। उसके बाद हम लाइन पे आ गए और लाइन से सीधा हमने जंप किया, लाइन से सीधा हमने जंप किया कहां पे, पॉइंट पे। अब सर कुछ ऐसी डेफिनेशंस तो तुम्हें बताने जा रहा हूं, अभी तो इन डेफिनेशंस में थोड़ा बहुत चेंज या अल्टरेशन होगा, लेकिन ये वो डायमेंशंस है, एग्जैक्ट वो डायमेंशंस, एग्जैक्ट वो डेफिनेशंस जो यूक्लिड ने दुनिया को बताई थी। आई बात समझ? देखो मेरी जान, बहुत सिंपल। यूक्लिड ने कहा ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। अरे भैया पॉइंट क्या होता है? पॉइंट होता है एक ऐसी चीज या एक ऐसी जिसे हम बोले जियोमेट्रिकल डायमेंशन या जियोमेट्रिकल शेप जिसमें किसी भी तरह का कोई पार्ट ही नहीं होता। ये इतना छोटा होता है कि इसका कोई पार्ट डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसे आप समझेंगे कि भैया इसके अंदर ना तो लेंथ थी, नो लेंथ बेटा, नो ब्रेड्थ बेटा, ठीक है, नो ब्रेड्थ बेटा एंड नो हाइट। मतलब इसमें ना लेंथ होता है, ना ब्रेड्थ होता है और ना ही हाइट होता है। अरे यार बहुत सिंपल। सर लाइन क्या होता है? अब सिंपल सी भाषा में आपको बता चुका हूं, ए लाइन इज ए ब्रेड्थ लेस लेंथ। अरे सर लाइन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, ब्रेड्थ नहीं है। अरे सर अब आप इसे ऐसे भी तो समझ सकते हो, एक लाइन 1 डायमेंशनल होती है, कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है बेटा। एक डायमेंशन में जब हम बहुत सारे पॉइंट्स को मेजर करें तो उसमें तो एक ही डायमेंशन आएगा सर, लंबाई ही आएगी, लेंथ ही आएगी। ये दुनिया को जियोमेट्री में वो तब बताया जा रहा है जब दुनिया को जियोमेट्री का कुछ भी पता नहीं था।
अरे सर, एक स्ट्रेट लाइन की बात की जाए, a straight line is a line that line eventual with the point on it. अरे 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 अरे, यही तो बोला हमने, कहा कि ये एक पॉइंट है, एक लाइन है, और ये लाइन छोटे 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 पॉइंट्स की कलेक्शन है। समझ गए बेटा बात? अरे बहुत सिंपल है। लाइन इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स इन वन डायमेंशन, यानी कि एक लेंथ के हिसाब से कितने पॉइंट से एक कलेक्शन उनकी हम लाइन कहते हैं, हम इसे लाइन कहते हैं। उसके बाद भैया सरफेस के बारे में बात हुई, हमसे कहा गया सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। सरफेस एक ऐसी शेप है बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशन होंगी, लेंथ और ब्रेड्थ होगा, लेंथ और ब्रेड्थ होगा। उसके बाद आई प्लेन सरफेस की बात, तो ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस दैट लाइज इवेंचुअली विद स्ट्रेट लाइंस ऑन इट। अरे बेटा अभी तो बताया मैंने कि एक अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस कॉम्बिनेशन होता है लाइंस का। देखो, एक लाइन डली, सर दूसरी लाइन डली, सर तीसरी लाइन डली, सर चौथी लाइन डली, सर पांचवी लाइन डली, सर छठी लाइन डली, सर सातवीं लाइन डली, सर आठवीं लाइन डली। लेकिन इन लाइंस के डलते डलते तुमने देखा कि ये लाइंस का कॉम्बिनेशन क्या बना, एक सरफेस बना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सरफेस किससे बनता है? आप बोलेंगे सर लाइन से बनता है। अरे लाइन किससे बनती है? आप बोलेंगे छोटे छोटे पॉइंट से बनती है। बात तो समझ आई। अब मैंने कहा सॉलिड किससे बनता है? आप बोलेंगे सर सरफेसेस को मिला दो तो सॉलिड बनता है। अरे 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 अरे, क्या मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना, और मजा तो आना चाहिए, मजा तो आना चाहिए। ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई बेटा। उसके बाद आते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। इस चैप्टर की पूरी जो आधारशिला है वो इसी पे टिकी हुई है। इसी चैप्टर की जो पूरी कहानी है वो दो टॉपिक्स पे टिकी हुई है। एक टॉपिक को तुम बोलोगे एक्सियोम्स, दूसरे टॉपिक को बोलोगे पोस्टुलेट्स। अरे सर ये होते क्या है? मैंने तुमसे कहा बेटा, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी बातें हैं ना जिनका हमारे पास तो कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन हम मानते हैं। सिंपल सी बात है, हम उसे मानते हैं। हमारे पास कुछ लॉजिकल एविडेंसेस मौजूद होते हैं जिनके ऊपर हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। इज इट राइट? बहुत सिंपल सी कहानी है। आप एक सिंपल भाषा को समझिए, एक सिंपल भाषा को समझिए। मैं तुमसे कह रहा हूं कि भैया सूरज जो है इधर से चढ़ता है, ईस्ट से चढ़ता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। लेकिन मेरी जान, ये इसको ईस्ट बोला, ये कौन बता गया? क्या क्या लॉजिक है हमारे पास कि इसको हम ईस्ट बोलें? ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं हमारी डेली लाइफ में। दुनिया को आधे लोगों ने बोला भैया गोल होती है, किसी ने बोला स्फेरिकल होती है, किसी ने बोला ऑबलेट जैसी होती है। ठीक है, अरे यार ये सारी बातें कहां से आई? ठीक है बेटा, कहां से आई? कुछ इमेजिनेशंस, कुछ लॉजिक्स, कुछ रियल प्रूफ्स जब देखे गए तो ऐसा था। अब ये ऐसा क्यों था किसी को नहीं मालूम। अब ये ऐसा क्यों था किसी को नहीं मालूम। अब ये जो एक्सियोम्स होते हैं मैथ्स में और या पोस्टुलेट्स की जब हम बात करते हैं, दे आर द यूनिवर्सल ट्रुथ्स, दे आर द यूनिवर्सल ट्रुथ्स। अगर तुमसे इंडिविजुअली कोई पूछे इनका प्रूफ बता दो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं होगा। अरे एक सिंपल लॉजिक को समझते हैं ना, एवरीवन बिलीव्स दैट, ठीक है, एक्सेप्ट द पीपल हु आर एथीस्ट्स, दे डोंट बिलीव इन द रिलीजन। हर कोई, आप किसी भी धर्म की बात करो, हर एक को एक चीज पता होता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, कहीं ना कहीं एक भगवान है, एक अल्लाह है, एक खुदा है ना? सब लोग इस चीज में मानते हैं। लेकिन अगर आप किसी से पूछो कि इसका प्रूफ बताइए, हमको दिखा दीजिए कहां पे है, आप नहीं दिखा पाएंगे, है ना? आप क्या बोलेंगे? आप एविडेंसेस देंगे, बुक से आप एविडेंसेस देंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन जनरल में अगर हम देखें तो ऐसी चीजें जिनका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। हमारे पास प्रूफ होते हैं बट दे आर लॉजिकल, कोई दूसरा माने या ना माने। इज इट राइट? एक एथीस्ट है जो किसी रिलीजन में नहीं मानता, वो बोलेगा सर मैं आपके रिलीजन की बुक तो नहीं मान, आप उसे एविडेंसेस दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हमारे मैथ्स और ज्योमेट्री में भी यूज होते हैं। ठीक है बेटा, और इन चीजों का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स होता है। ठीक है मेरी जान, ठीक है मेरी जान। मैंने क्या कहा? एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स की अगर तुम बात कर रहे हो, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स दोनों की बात कॉम्बो में कर रहा हूं, आर द assumptions दैट आर ऑब्वियस ट्रूथ्स। ठीक है, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कुछ ऐसी चीजें जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं
उनका कोई प्रूफ हमारे पास, एंड दे आर नॉट प्रूवन, उन्हें हम प्रूव नहीं कर सकते, उन्हें हम एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स कहते हैं। ये दोनों का डेफिनेशन बेटा सेम है, पोस्टुलेट का भी उसका, लेकिन एक डिफरेंस है। अब जो एक्सियोम्स होते हैं बेटा, these are the postulates are assumptions that are obvious universal truths and they are not proven, सेम वही कहानी। लेकिन एक्सियोम्स जो होते हैं बेटा, ये वो वाले पोस्टुलेट्स होते हैं, या ये वो वाले एक्सियोम्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, जिनकी यूज हम मैथमेटिक्स की हर एक ब्रांच में करते हैं। ठीक है बेटा, एवरी ब्रांच, समझ गए, मैथमेटिक्स की एवरी ब्रांच में हम इसका यूज करते हैं। कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स में चलेंगे, या सिर्फ लॉजिकल मैथ्स की बात करेंगे, जिसमें उन्हें हम एक्सियोम्स बोलते हैं। अब रही बात सर, कुछ और बातें हैं हमारे पास, वो है बेटा पोस्टुलेट किसे कहते हैं। अरे मेरी जान, पोस्टुलेट्स भी एजम्पशंस होती हैं विच आर स्पेसिफिक टू द जियोमेट्री, जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री को स्पेसिफिक है, सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री को स्पेसिफिक है। मतलब सर कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री में होते हैं, ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स को हम बेटा पोस्टुलेट्स कहते हैं। पढ़ेंगे क्या क्या है, पढ़ेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत मजा आने वाला है तुम लोगों को। ठीक है बेटा, अब मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे अरे द थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट याद रखना, ये उसी स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अरे सर द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, अरे इस गवर्नमेंट ऑफिशियल ने क्या स्टेटमेंट दिया, क्या बात बोली, तो मतलब सर स्टेटमेंट कोई बात ही होती है, इज इट राइट। अब देखेंगे आप, ए सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस, इंग्लिश हो रहा है इधर, ए सेंटेंस दैट इज ईदर ट्रू और फॉल्स, एक सेंटेंस ऐसा जो या तो सच होगा या तो झूठ होगा। ठीक है, मैंने तुमसे बात बोल दी कि भैया जो हमारी जमीन है ये फ्लैट है, ये मेरी बात सच भी हो सकती है, झूठ भी हो सकती है, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई बात मौजूद है ही नहीं जो सच भी हो और झूठ भी हो, है ना। दुनिया में क्या कोई ऐसी बात हो सकती है जो एक ही समय में सच भी हो और झूठ भी हो? आप बोलेंगे सर नहीं हो सकता। A sentence that is either true or false but not both is called as the statement. अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसी बात जो या तो सच होगी या तो झूठ होगी, लेकिन नॉट बोथ, मतलब सर मैंने कोई ऐसी बात बोली जो सच भी हो और झूठ भी हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसकी एग्जाम्पल भी देना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई बात है ही नहीं जो ये सच हो या झूठ हो। मैं एक टीचर हूं, ये सच है, ठीक है, मैं एक टीचर हूं, ये सच है। अब बोलेंगे सर मैं एक टीचर हूं, मैंने बोल दिया मैं टीचर हूं, मैं तो टीचर हूं, ये तो सच है। अब मैं ऐसा कौन सा स्टेटमेंट तुमको बता दूं कि जो सच भी हो झूठ भी हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए, बिल्कुल सिंपल। अब सर कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, थ्योरम्स आते हैं। थ्योरम्स का हमारे पास बेटा प्रूफ होता है। थ्योरम का क्या मतलब होता है? दे आर द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रूव्ड यूजिंग द एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। कुछ ऐसी थ्योरम्स का मतलब सर थ्योरम को हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम्स, with the help of postulates, with the help of definitions, with the help of previously proved statements and deductive reasons। इन सारी चीजों का यूज करके जो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसका यूज करके हम किसी थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है मेरी जान, तो इन चीजों को जो हमारे पास थ्योरम्स होती है इनका हमारे पास प्रूफ होता है, वी कैन प्रूव। ठीक है, तो थ्योरम का हम प्रूफ दे सकते हैं। मोटी मोटी बात सर, अभी तक क्या पढ़ा हमने? दो चीजें, पोस्टुलेट और एक्सियम। एक्सियम क्या होता है सर? यूनिवर्सल ट्रूथ्स यूज्ड इन मैथ्स। पोस्टुलेट्स का मतलब सर यूनिवर्सल ट्रूथ्स बट अनरिलेटेड टू द ज्योमेट्री। उसके बाद स्टेटमेंट कहा, कोई ऐसी बात ना तो सच ना तो झूठ। ठीक है बेटा, हमारे पास एक ही चीज है, या तो स्टेटमेंट सच होगा या तो स्टेटमेंट झूठ होगा। और लास्ट बात हमने कही, थ्योरम एक ऐसा स्टेटमेंट जिसे हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सियोम्स, विद द हेल्प ऑफ पोस्टुलेट्स, विद द हेल्प ऑफ कॉलरीज, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। तो ये सारी बातें बहुत बेसिक सी हैं। तो हम अब चलते हैं बेटा एक एक करके कुछ क्वेश्चंस पे। लेकिन पहले तुम्हें वीडियो ऑफ करना है, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद मुझे बताना है। चलो, मैं तो नहीं रुकूंगा, है ना। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स अ प्रूफ। इनमें से कौन सा आपको प्रूफ जरूरत होता है? तो बेटा थ्योरम का प्रूफ
अरे सर निकाल तो सकते हैं। पास्टुलेट तो सर यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक्सियोम सर यूनिवर्सल ट्रुथ है, किसी बात की डेफिनेशन होती है उसका कैसे आप प्रूफ देंगे? तो ऑब्वियसली सर थ्योरम इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अरे तुमने भी यही दिया था ना, मुझे भरोसा है तुमने भी यही दिया था, है ना? है ना? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोकस, थोड़ा सा फोकस, ठीक है? अब एक और बात, अरे सर मैंने तुमको 3 स्टेप बताया था, याद है? याद है क्या बताया था? सॉलिड से सरफेस, सरफेस से लाइन, लाइन से पॉइंट। अब इनमें से कौन से 3 स्टेप्स हैं जो आपको, तब पहले को चेक करते हैं। सॉलिड से भैया सरफेस, सरफेस से लाइन और लाइन से पॉइंट्स, बिल्कुल सही ऑप्शन, तो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट। अरे सॉलिड से लाइन, नहीं नहीं नहीं, पहले सरफेस आना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है? लाइंस पहले नहीं, लाइंस पहले नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो द फर्स्ट पार्ट इज द करेक्ट आंसर। तुमने भी यही किया था, आपको अच्छे से ये बात बेटा समझ आ रही है। अरे सर द नंबर ऑफ द डायमेंशंस अ सरफेस हैज, एक सरफेस के कितने डायमेंशन? जरा 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 एक बार वीडियो बंद करना, तुम्हें मेरी कसम, वीडियो बंद करना, वीडियो बंद करना और उसके बाद आंसर देना, ठीक है? उसके बाद मेरा आंसर देखना। अरे सर सरफेस की बात की, अभी तो बताया 3D मतलब सॉलिड, 2D मतलब सरफेस। अरे यार, अरे यार, अरे यार, सरफेस की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सर सरफेस के अंदर द नंबर ऑफ डायमेंशंस ए सरफेस हैज, वो तो 2 ही होंगी सर, है? समझ गए, समझ गए। अरे सर आगे बढ़ते हैं, द नंबर ऑफ द डायमेंशंस ए सॉलिड हैज, एक सॉलिड के कितने डायमेंशंस होंगे? एक सॉलिड के कितने डायमेंशंस होंगे? अभी बोला था, कान में बोला था, वीडियो बंद करने का। अरे सर सॉलिड में कितने डायमेंशंस होंगे? लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा, तो मतलब सर 3 नजर आ रहा है, तो डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। अरे 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 अरे, इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। द लास्ट वन, द नंबर ऑफ डायमेंशंस अ पॉइंट हैज, अब एक पॉइंट के कितने डायमेंशंस होते हैं? आप बोलेंगे सर पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि 0 इसका आंसर आएगा। अब सर हमने बहुत सारी बातें कर ली, अब हम इक्लूड के एक्सियोम्स को पढ़ने जा रहे हैं बहुत डिटेल में, एक एक करके। तो आप इन सारी बातों को बहुत गौर से देखेंगे और बहुत समझ लेंगे। अब यहां से आगे तुम्हारा मुझे टाइम चाहिए फोकस वाला, कसम से। जितना तुम प्यार से फोकस करके रहोगे, मैं गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर तुम्हें 90% यहीं पे याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद 10% तुम्हें एफर्ट लगाना है और आपकी बात क्लियर हो जाएगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अरे सर चलिए, सबसे पहले इक्लूड्स एक्सियोम्स आपको दिख रहा है ऊपर। एक्सियोम्स मुझे पता है क्या होते हैं, आर ट्रू assumptions, यूज इट थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू जियोमेट्रिकली। अरे सर एक्सियोम्स ऐसे 2 assumptions होते हैं, ठीक है बेटा? यूज इट थ्रू आउट मैथमेटिक्स एंड नॉट स्पेसिफिकली लिंक्ड टू द ज्योमेट्री। ये स्पेसिफिकली लिंक्ड नहीं होते हैं, कहीं की जगह पे हम इसे रिलेट कर दे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट जनरली जो भी चीजें हम मैथमेटिक्स में एज assumptions यूज करते हैं, एज यूनिवर्सल ट्रूथ्स यूज करते हैं, उन्हें हम बेटा एक्सियोम्स बोलते हैं। अरे बात क्लियर हो गई? अरे बात क्लियर हो गई? समझ तो आ रहा है? समझ तो आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है। सम ऑफ द इक्लूड्स एक्सियोम्स आर, जो आपके सिलेबस में है, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी मैं ऐड करके चला हूं। पहला एक्सियोम, समझना बात को एक एक करके बहुत डिटेल में समझिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे सर नहीं समझे, अरे सर नहीं समझे, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे सर कुछ ऐसा नहीं बोल रहा है। थिंग्स, लेट्स से दिस इज थिंग वन, थिंग वन, थिंग मतलब कोई एक चीज है, दिस इज थिंग टू, दिस इज थिंग टू, ठीक है? 2 चीजें हैं। थिंग्स विच आर मतलब अब इसको थिंग्स बोलेंगे हम, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, दोनों के दोनों किसी सेम चीज मान के चलो, मान के चलो 5 के बराबर है। एक चीज है वो भी 5 के बराबर, एक थिंग 2 है वो भी 5 के बराबर, ये आपस में बराबर होंगे। अरे सर हमसे पूछा गया x बराबर 5 मान के चलो, y बराबर 5, ये x भी 5 के बराबर, y भी बेटा 5 के बराबर। अब आप बोलेंगे मेरी जान x और y भी आपस में बराबर होंगे, जो कि लॉजिकली मुझे दिख रहे हैं। अगर x भी बराबर 5 के, y भी बराबर 5 के, तो मैं ऐसा बोल दूं क्या? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर।
कुछ ऐसी चीजें जो एक सेम चीज के बराबर हो वो आपस में बराबर होंगी। अरे कनेक्ट कर पा रहे हो ना? कितना आसान था, कितना आसान था, कितना आसान था। ध्यान रखोगे, हमने कह दिया x बराबर z के, हमने कह दिया y भी बराबर z के। अरे अरे x भी बराबर z के, y भी बराबर z के। अरे मेरी जान, अगर x बराबर z, y भी बराबर z, तो मैं ऐसा तो बोल दूंगा कि x और y दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू भी z है और y का वैल्यू भी z है। अरे अरे अरे, कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। एक बार रिवाइज, एक बार रिवाइज। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे अरे अरे, एक बार फिर से, एक बार फिर से। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। रट्टा नहीं करना है। ऐसी दो चीजें जो किसी सेम चीज के बराबर हूं, आपस में भी बराबर होंगी। अरे अरे भैया, बहुत आसान, बहुत आसान है। चलो चलो, उसके बाद बात आती है दूसरे दूसरे एक्सियोम की। अरे सर, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। नहीं सर, नहीं समझे, नहीं समझे। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब सर अगर दो इक्वल चीजें हैं, x इज इक्वल टू x, ठीक है बेटा, अगर मैं दोनों तरफ दोनों एक्सेस को, क्योंकि अभी तक ये दोनों आपस में बराबर हैं, अगर इस एक्स के साथ भी मैं दो ऐड कर दूं बेटा, इस एक्स के साथ भी मैं दो ऐड कर दूं, तो यही तो था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स। देखो एक्स और एक्स दोनों बराबर थे, दोनों में मैंने सेम चीज ऐड किया, इक्वल अमाउंट ऐड किया, 2। क्या ये x प्लस टू और x प्लस टू भी बराबर होंगे? डेफिनेटली बराबर होंगे। एक न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मैंने कहा बेटा 6 इज इक्वल टू 6। अब इस 6 में मैं इस तरफ भी बेटा 5 ऐड कर रहा हूं, इस तरफ भी 5 ऐड कर रहा हूं। अरे अरे समझे ना बात को? अरे यार सिंपल तो है। हमने क्या कहा? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। मतलब सर ये 6 और 6 बराबर, हमने 5 और 5 ऐड कर दिया तो 11 और 11 बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अगर हम इक्वल अमाउंट की चीज होगी उसमें इक्वल चीज ऐड करेंगे तो कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात समझना। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हैं। अरे सर ये दो हो गए, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। उसके बाद अरे ऐसा भी तो है कि इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। अरे नहीं समझे? एक बार सुन लो फिर से। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। है सर, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश। अरे थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। मैंने कहा इफ, क्या बोला? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स। मैंने कहा बेटा x और x बराबर, दोनों बराबर। इन दोनों में से सेम चीज दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करके देखो। आपने कहा सर x माइनस 3, ये भी बराबर होगा x माइनस 3। अरे सर बात तो बिल्कुल समझ आ गई, दो चीजें बराबर थी। अगर दोनों तरफ से तुम सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास सेम ही तो आंसर आएगा। अरे आएगा सर, है ना? देखो बेटा, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, 6 इक्वल्स टू 6। अब इस 6 में से बेटा मैं दोनों तरफ से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये 6 दोनों बराबर, ये 6 दोनों बराबर, ये 6 दोनों बराबर। अब इसमें में से मैं 2 बराबर 2 2 माइनस किया, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 2 4। क्या आंसर बराबर आया? अब क्या याद रखेंगे? इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ सर? एक और बात, पहला वाला इससे क्या था, जरा रिमाइंड करो। अच्छा, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। इससे पहला वाला क्या था? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तीनों याद है ना? भूलना नहीं है, पीछे वाला भूलना नहीं है। अरे सर, अरे सर, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए अपनी स्ट्रीक को आगे ले जाते हैं। अब एक और कहानी, नंबर 4 एक्सियोम। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन। ऐसा ये जियोमेट्री की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये जियोमेट्री में भी तो यूज किया जा सकता है और साथ साथ में दुनिया के किसी भी जगह पे भी यूज किया जाए। जो चीजें आपस में कोइंसाइड करे, ठीक है, एक जैसी दिखे, ठीक है, और सुपर इंपोज करे तो बराबर हो जाए, तो इसका मतलब ये हुआ वो आपस में इक्वल होती है। अरे सर नहीं समझे? देखो बेटा, मैंने कहा
कि ये एक ट्रायंगल है। ध्यान रखना, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ढूंढना नहीं है, बस फोकस 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 फोकस, इधर उधर कान वान नहीं खुजाने बेटा। मैंने कहा ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है बेटा, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये वाला है बेटा पी क्यू आर। मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं यहां से उठा के इसके ऊपर रख दूं, पी क्यू आर के ऊपर रख दूं, तो ये दोनों साइज में बराबर दिख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो हम बोलेंगे कि ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं अगर इनका सेम शेप हो, ठीक है बेटा, सेम शेप हो और बेटा सेम साइज हो। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया बेटा 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया 6 सेंटीमीटर। मैंने एक दूसरा लाइन सेगमेंट ले लिया बेटा, ये मेरे पास बराबर हुआ 6 सेंटीमीटर के। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये एक जैसे दिखेंगे? अगर मैं एक 6 सेंटीमीटर का लाइन इसके ऊपर भी खींच लूं, मैंने इस लाइन को उठाया, इसके ऊपर लाके रख दिया, आप मुझे बोलो क्या आपको एक ही चीज दिख रही है दोनों लाइंस में से? अरे सिंपल, मेरे दो हाथ एक जैसे दिख रहे हैं, दो हाथ एक जैसे दिख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, अपने दो हाथ को जोड़ दिया। क्या तुम सिर्फ एक हाथ देख पा रहे हो? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर कोइंसाइडिंग वन अनदर। यही बात तो हम पीछे सीख रहे थे। हमने क्या कहा? थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जो चीजें एक जैसी डिट्टो दिख रही हूं, आपस में बराबर होती हैं। अरे ये दो लाइंस हमारे पास, एक 10 सेंटीमीटर का लाइन था, एक भी 10 सेंटीमीटर, तो एक जैसी तो ही। अगर इस लाइन को उठा के इसके ऊपर रख दिया जाए तो तुम एक समय में सिर्फ एक लाइन देख सकते हो। अरे सर सिंपल था, मतलब थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अरे भैया, if two figures fit into each other completely then they must be equal to one another। अरे यही तो ट्रायंगल से समझा रहा था कि अगर दो फिगर्स, जैसे मेरे दो हाथ हैं, ये दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर बराबर फिक्स आ गए, तो मैं एक तरफ से सिर्फ एक हाथ दिख रहा है, एक हाथ दिख रहा है, तो इससे आप ये समझ गए मेरे दोनों हाथ बराबर के फिक्स हैं, तो मेरे दोनों हाथ आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। चार पढ़ चुके हैं हम, रिमाइंड करते रहना, चार पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे सर, अरे सर, अरे सर, उसके बाद देखो बेटा, कुछ चीजें हैं जो बहुत जरूरी है, जो तुम्हें मैं बनाने जा रहा हूं, जो कुछ चीजें मैं यहां पे ऐड करने जा रहा हूं। ओके, ठीक है बेटा, ओके। अब ये 3 बच गए थे। एक सिंपल सी कहानी है, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। नेक्स्ट, क्या बोला हमने बेटा? होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। अरे नहीं समझे सर, हमने कहा होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, समझ आ गया? अरे नहीं समझे सर, कुछ देसी भाषा में समझाओ। अरे सुनो देसी भाषा में, सुनो देसी भाषा में। अरे बेटा, एक पिज्जा तुम लोगों के लिए लाया हूं जो कि बना नहीं है अभी, ठीक है, बेकिंग में है। अरे एक पिज्जा लाया, ठीक है बेटा। अब मैंने एक काम किया, तुम लोग आ गए और अरे सर मैं टीचर हूं, अकेले थोड़ी खाऊंगा, है ना, तुम लोगों में बांट दिया और तुम लोगों ने भैया एक पीस काट के ले गए। तुम लोग हैं, यहां से लेकर यहां तक एक पीस तुमने काट दिया, और जैसे ही मैंने पीस काट के बाहर रखा तो ये पीस कुछ ऐसा दिख रहा था, कुछ ऐसा दिख रहा था। अरे भैया, एक पिज्जा था, होल पिज्जा, मतलब सारा पिज्जा, ठीक है बेटा, सारा पिज्जा कुछ ऐसा गोल दिख रहा था और मैंने इसमें से एक पीस को बाहर निकाल दिया, ठीक है बेटा। मतलब सर एक पीस तुम बाहर ले लिए हो, तो इस पीस को बेटा हम हटा देते हैं, इस पीस को बेटा हम हटा देते हैं, ठीक है बेटा, इस पीस को हम हटा देते हैं। तो हमने इस पीस को इसमें से हटा दिया। अब ये होल पिज्जा था, ठीक है बेटा, और ये इसका एक पार्ट था, एक हिस्सा था, वन ऑफ द पार्ट ऑफ द पिज्जा। अरे बेटा एक बात समझो ना, एक बात समझो, क्या सारा पिज्जा इस एक पार्ट से बड़ा होगा? जरा सोचो, सारा पिज्जा इस छोटे पार्ट से बड़ा होगा? अरे सर बिल्कुल, सारा पिज्जा तो इतना बड़ा था, ये तो इतना छोटू सा है, तो ऑब्वियसली दिस इज द होल। होल तो हमेशा ग्रेटर देन होगा पार्ट के। अरे मेरी जान, बात क्लियर हुई, बात क्लियर हुई। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब एक सारी चीज उसके पार्ट से हमेशा बड़ी होगी। समझ गए बेटा,
समझ गए? अरे एक सिंपल है, मेरे पास एक लड़का आ गया अंकुर, एक लड़का आ गया बेटा शंकर, यहां से एक लड़की आ गई रुखसाना, यहां से एक लड़का आ गया आबिद। ठीक है बेटा, इसने बेटा दिए 5 रुपए, इसने दिए बेटा 7 रुपए, इसने दिए बेटा 3 रुपए, इसने दिए बेटा मान के चलो 4 रुपया। ठीक है, अब इन्होंने सब एक जगह फंड में जमा कर दिया। ठीक है बेटा, एक जगह फंड में जमा कर दिया। अब मैंने क्या कहा, 7 5 12, 12 3 15 और 4 बेटा 19 रुपया हो गया, 19 रुपया। ठीक है बेटा, अब जब ये 19 रुपया हो गया तो ये तो होल अमाउंट हो गई, होल अमाउंट हो गई। क्या मैं तुमसे कह दूं होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट? आप बोलोगे सर एक पार्ट इसका अंकुर ने दिया था जो कि 5 रुपया था, तो बेटा क्या ये होल 19 रुपया 5 से बड़ा है? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बड़ा है। क्या 19 इस अकेले पार्ट 7 से बड़ा है? आप बोलेंगे बड़ा है। क्या 19 3 से बड़ा है? आप बोलेंगे बड़ा है। क्या 19 4 से भी बड़ा है? आप बोलेंगे बड़ा है। अरे बात समझ आई? अरे बात समझ आई कि नहीं? समझ गए ना? तो मतलब एक होल अमाउंट हमेशा उस अमाउंट के पार्ट से बड़ी होगी। अरे 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 अरे, ये बात तो क्लियर हो गई सर मेरे को, ये बात तो क्लियर हो गई सर मेरे को। अब दूसरी बात पे समझते हैं। हमने क्या कहा, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे सर ये वही वाला तो है, वापस वही वाला तो है। हमने क्या कहा, थिंग्स विच आर इक्वल डबल ऑफ द सेम थिंग। अरे x और x आपस में बराबर है। मैंने कहा x को डबल करेंगे। x का डबल करने का मतलब x को ट्वाइस कर दो। ठीक है बेटा, x को डबल कैसे करेंगे? अरे 2 को कैसे डबल करोगे? डबल करने के लिए किसी भी अमाउंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जिस भी अमाउंट को तुम डबल करने जा रहे हो, दोगुना क्वेश्चन पॉइंट। सर x इज इक्वल टू x, सर इसका डबल करो, डबल 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 कितना होगा? मैंने कहा x का डबल 2x होता है, तो इस x का भी डबल 2 है। ये दोनों आपस में, क्या इनके डबल्स भी आपस में बराबर होंगे? अरे सर दिख तो रहे, x और x बराबर और 2x और 2x भी बराबर। समझ गए? किसी भी अमाउंट का डबल हमेशा उस अमाउंट के बराबर होता है। अरे बात समझ गए? अरे बात समझ गए? बहुत सिंपल सी कहानी थी यार। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, अगर किसी दो सेम चीजों को डबल करेंगे तो वो आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। अरे सर थोड़ा ये बताओ, अगर किसी दो चीजों को जो बराबर हो, अगर हम डिवाइड कर दें इक्वल पार्ट्स में, तो क्या वो इक्वल पार्ट्स भी आपस में बराबर होंगे? जरा सोचो, जरा सोचो, जरा सोचो। मैं तुम्हें एक अमाउंट दे रहा हूं, मैं तुम्हें एक अमाउंट दे रहा हूं। मैंने कहा बेटा 10 इक्वल्स टू 10। ठीक है बेटा, ये एक अमाउंट है। मैंने 10 को बेटा 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, मतलब दो हिस्सों में 10 को बांट दिया। आप बोलोगे सर 10/2 इज 5, 10/2 इज 5। सर ये भी तो बराबर आ रहा है। मैंने कहा बेटा 10 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं, कोई मसला नहीं। इस 10 को भी मैंने दोनों तरफ सेम अमाउंट में डिवाइड कर दिया। अरे सर ये भी रहा 2 के बराबर, ये भी रहा 2 के बराबर। अरे सर ये भी तो सच है। और यही बनता है तुम्हारा 7वां एक्सियोम, जिसे हम कहते हैं थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, ठीक है, आर इक्वल टू वन अनदर। कुछ ऐसी बातें, ठीक है बेटा, अगर किसी दो सेम चीज का हाफ करेंगे तो वो हाफ भी आपस में बराबर होंगे। वो ट्राइसेक्ट अगर करेंगे तो ट्राइसेक्ट का जो एक पार्ट निकल के आएगा वो पार्ट भी आपस में बराबर होगा। अरे बात क्लियर हो गई? जरा मोटा मोटा सारे को एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। उसके बाद हमने दूसरा पार्ट क्या पढ़ा था? दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा भैया अगर हमारे पास एक सेम अमाउंट होती है, उसमें हम सेम चीज ऐड कर दें, ठीक है, तो हमेशा होल जो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, फिर हमने कहा अगर सेम अमाउंट होगी उससे कुछ चीज सब्ट्रैक्ट की जाए तो होल फिर से बराबर रहेगा। फिर हमने कहा होल जो बड़ा पार्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है एक छोटे पार्ट के, ये भी समझ आ गया। उसके बाद हमने कहा कि अगर हम किसी भी चीज को डबल कर दें, जो आपस में सेम चीजें उन्हें डबल कर दें, तो उनके डबल भी आपस में बराबर होंगे। हमने फिर एक और बात कही लास्ट पे कि अगर किसी भी चीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, या किसी भी दो सेम चीजों को दो इक्वल पार्ट्स में, तीन इक्वल पार्ट्स में, चार इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाए, तो उनके ये जो पार्ट्स होंगे आपस में हमेशा बराबर रहेंगे। अरे ये जो 7 है ना, ये 7 आपके बेटा एक्सियोम्स कहलाते हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें अब बहुत अच्छे से दिमाग में आ गई होंगी। तो अगर ये सारी बातें आपको दिमाग में आ गई हैं तो कहानी बहुत सिंपल है, तो कहानी बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है। अरे सर आगे बढ़ते हैं,
अब सर इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा? मैंने कहा इंटरसेक्टिंग लाइंस, अगर आप ध्यान रखोगे, एम और एन दो डिस्टिंक्ट लाइंस हैं, ये सिर्फ एक जगह आपस में मिलती है, ठीक है, तो एक जगह इंटरसेक्ट करती है। इस पॉइंट को हम बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है बेटा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। ये बात सबको याद है मेरी जान, ये बात सबको याद है। टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव अ कॉमन पॉइंट, और ये दोनों लाइन के ऊपर एक ही ऐसा कॉमन पॉइंट है ओ जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। ये एक लाइन है, लाइन किसकी बनी हुई है? पॉइंट्स की बनी हुई है। एक पॉइंट यहां ऐसा है जो इस लाइन के भी ऊपर है, इस लाइन, और दो डिस्टिंक्ट लाइन के मिनिमम कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं? तो मिनिमम तो 1 ही रहेगा सर, ठीक है, उससे ज्यादा दोनों लाइंस मिलने के बाद हमेशा के लिए जुदा हो गई, मिलने के बाद हमेशा के लिए जुदा हो गई, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये बात याद रखना। द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड इट इज द यूनिक पॉइंट। अब ये लाइन जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी, हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे, ठीक है बेटा, थोड़ा इमोशनल हो गया हमें चलो 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 आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। अरे भैया कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, कुछ ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस को कैसे याद रखोगे भैया? कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक जगह तो मिलेंगे, कभी कभार लाइफ में मुलाकात तो होगी, लेकिन उसके बाद ऐसा बिछड़ेंगे कि कभी नहीं मिलेंगे। इमोशनल नहीं करने का हमको है। और उसके बाद कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे अपना पाला ही नहीं पड़ा भैया, अपना पाला ही नहीं पड़ा। हमने कहा एम और एन दो ऐसे लाइंस हैं, एम और एन दो ऐसे लाइंस हैं मेरी जान, जहां एम और एन आपस में कभी नहीं मिले, जैसे हम आपस में कभी मिलेंगे ही नहीं, और हमारी कोई कॉमन चीज भी आपस में नहीं है कि जिससे हमें लगे हम मिल सकते हैं। तो मतलब सर कुछ ऐसी लाइंस जिनका हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस बेटा सेम रहे, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस बेटा सेम रहे, ऐसी लाइंस को हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइंस व्हिच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल। The parallel lines are always at a constant distance from each other. तो इनके बीच में कोई भी कॉमन सोल्यूशन फाइंड करना या कॉमन कोई ऐसी जगह फाइंड करना दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस जो इंटरसेक्ट हो, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस जो कभी एक दूसरे के साथ ना जुड़े, ठीक है बेटा। क्विकली 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 कुछ क्वेश्चंस, लेकिन तुमने पहले वीडियो को ऑफ करना है, और जब तक मैं आंसर दे दूं उसके बाद आके देखना है कि तुमने सही दिया कि नहीं। अरे सर इट इज नोन दैट इफ P प्लस Q इज इक्वल टू 7। अच्छा क्या बोला? P प्लस Q इज इक्वल टू 7। अरे सर दूसरा, देन P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू, अब दूसरा है बेटा P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू 7 प्लस R। देखो बेटा क्या हुआ, P प्लस Q इज इक्वल टू 7, दो चीजें सेम थी, अब यहां एक्स्ट्रा R ऐड किया और R इस तरफ भी ऐड किया। बोल रहा है ये फर्स्ट एक्सियोम है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, कौन सा है? जरा ध्यान लगाओ, हमने क्या कहा था पहला, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अरे सर ये वाला तो नहीं है। इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स होल्स आर इक्वल, सेकंड एक्सियोम आपको क्लिक हो जाना चाहिए, क्विकली याद भी रखने हैं, जैसे मैंने 7 आपको डिटो सुनाए थे ऐसे आपने भी याद रखने हैं बेटा, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू सी। अरे क्या समझे सर, ए बराबर बी के, ऐसा ही है, और सर ये बी खुद बराबर है सी के, ठीक है, तो मतलब सर ए और सी बराबर होंगे। तो बोला एक्सप्लेनेशन किस एक्सियोम से देंगे आप? पहला देख लेते हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड। नहीं सर, इफ इक्वल्स आर, अरे ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ऐड तो कुछ हो नहीं रहा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये वाला बेटा, तो ये वाला आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है, तो ये वाला आपस में बेटा बराबर है, थर्ड पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड, एक्सियोम्स आर एज्यूम्ड यूनिवर्सल ट्रूथ्स इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स। यूनिवर्सल ट्रूथ्स स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, थ्योरम्स एंड डेफिनेशंस। एक्सियोम्स के बारे में आपने पता है कि दे आर रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स ओनली। अरे बहुत सिंपल से क्वेश्चंस हैं, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, ठीक है, वो चीजें जो किसी सेम चीज के डबल कर दे, देखो 2x था, इसको मैंने डबल कर दिया तो 4x हो गया। तो अगर दो सेम चीजों का डबल निकाला जाए तो ये डबल भी आपस में हमेशा इक्वल रहेगा, ये बात समझ लेना, ठीक है बेटा। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल, ओके, बात समझ आ गई। उसके बाद द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, दैट इज ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल बेटा सेम है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं।
अब इक्लूड्स एक्सियोम में अगर हम देखें, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इफ P and Q are the 3 points on a line and Q lies between P and R as shown in the figure, then prove that PQ plus QR is equal to PR। ठीक है बेटा, देखो एक लाइन है बेटा इस तरह से, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q और एक पॉइंट है बेटा R। ठीक है, तुम्हें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि PQ प्लस ऑफ क्यू आर, ध्यान रखना ये आपकी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, इज इक्वल टू पी आर। अरे सर बहुत सिंपल तो है, देखो मैंने कहा एक काम करो, राइट डाउन द लाइन पी आर। आपने बोला सर पी आर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है बेटा मान गए हम सर, पी आर यहां से यहां तक है। मैंने कहा एक काम करो, पी क्यू को भी यहां से ड्रॉ करो। आपने क्या किया, पी क्यू को यहां से लेकर यहां तक ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। उसके बाद मैंने कहा क्यू आर को भी यहां ड्रॉ करो, तो आपने क्यू आर जैसे ही ड्राइंग किया तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, आपने देखा कि जो पी आर का लेंथ था, पी आर इज नथिंग बट इक्वल टू पी क्यू प्लस ऑफ क्यू आर। ठीक है, तो ये किससे हमने प्रूव किया बेटा? ये याद रखना, थिंग्स विच कोइंसाइड वन अनदर, ठीक है, आर इक्वल। कुछ ऐसी चीजें जो एक दूसरे के बाद, देखो जब मैंने पी आर लाइन लिया तो पी क्यू और क्यू आर का भी लेंथ इसके बराबर हो गया, तो इसका मतलब सर ये कोइंसाइड हो गए, बराबर आ गए आपस में, तो मतलब बराबर होंगे। ठीक है, अनदर आर इक्वल, ये यूज किया हमने एक एक्सियोम। अरे बहुत सिंपल भाषा है, सिंपल चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, इट्स नॉट ए बिग डील। अरे सर एक और क्वेश्चन है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या है सर? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, ध्यान रखना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 मान गए सर। उसके बाद लेकिन बोला x बराबर है z के, लेट दिस एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, लेट दिस एज इक्वेशन नंबर सेकंड, देन शो दैट z प्लस वाई इज इक्वल टू 10। आप ये बताइए कि z प्लस वाई इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10, हमें ये प्रूव करना है। टू शो इज दिस वन, है ना, ये हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट एक्लूड्स एक्सियोम। कौन सा यूज करेंगे? अरे थोड़ा ध्यान रखोगे, x प्लस वाई सर बराबर 10 के है, z प्लस वाई बराबर 10 के प्रूव करना है, लेकिन तुम्हें एक चीज दे रखी है कि x इज इक्वल टू z। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू z। आप क्या काम करेंगे, देखो मुझे एक चीज पता चल के आ रही है कि x इज इक्वल टू z, तो क्या मैं x को रिप्लेस कर सकता हूं z की जगह? क्योंकि हमने कहा अगर दो चीजें आपस में बराबर होंगी तो वो कोइंसाइड भी तो करेंगे आपस में, है ना, एक जैसी ही होंगी, ठीक है, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, अब अगर इक्वल चीजें हैं तो वो आपस में कोइंसाइड भी करेंगे, है ना बेटा, सिंपल सी बात है। अब तुम यहां पे सिंपल सा एक रिप्लेसमेंट करोगे, इस सेकंड इक्वेशन में z की जगह x लिखोगे। ठीक है बेटा, z किसके बराबर है सर? तुम्हारे पास देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 दे रखा था, आपने यही इक्वेशन लिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है बेटा, अब इस x को ऑलरेडी तुम्हें दे रखा z के बराबर, अगर इस x की जगह में z लिख दूं तो z प्लस वाई इक्वल्स टू 10। मैंने सर क्या किया, एक सेम चीज की जगह सेम चीज रिप्लेस कर दिया, एक्सियोम लिख लेना अब। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल सी कहानी है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला बता दो। अरे ये वाला बता दो, बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल सा है। कैसे सर? एक ट्रायंगल तुम्हें दे रखा है ए बी और सी, जिसमें तुम्हें बोला कि फिगर ए बी और बी सी जो है, ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं। हमने मान लिया बेटा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी, कोई मसला नहीं, ये तो गिवन है सर, हमने मान लिया। ठीक है बेटा, गिवन था। हमने क्या किया सर, हमसे पूछा बी एक्स और बी वाई भी बराबर। अच्छा बी एक्स और बी वाई भी बराबर, बी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू बी वाई, दिस इज ऑल्सो गिवन। ये भी सर हमें दे रखा है। ठीक है बेटा, दे रखा है। उसके बाद अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, हमसे पूछा यूजिंग एन एप्रोप्रिएट एक्सियोम प्रूव दैट के ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई। आपसे पूछा कि प्रूव करो ए एक्स इज इक्वल टू सी वाई, ये हमें प्रूव करना है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सब्ट्रैक्टिंग, आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बेटा, फर्स्ट में अगर आप देखोगे ए बी माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा,
तो ये लिखेंगे हम ए बी, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस किया, ए बी माइनस बी एक्स। सर यहां बी सी माइनस बी वाई इज इक्वल टू बी सी माइनस ऑफ बी वाई, बी सी माइनस ऑफ बी वाई। अरे बात समझ आई ना? अरे देखो ए बी में से बी एक्स हटाओ, जरा देखो ये सारा लाइन ए बी है, इसमें से सेम अमाउंट तुमने हटा दिया बी एक्स, तो क्या बचा? बी एक्स हट गया तो बचा सर ए एक्स। ठीक है मेरी जान? अरे सर पूरे बी सी के अंदर से बी वाई हटा दो, बी सी के अंदर से ये वाला बी वाई तुमने हटा दिया तो क्या बचा? सर सी वाई बचा। तो ए एक्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू सी वाई। ये बात समझ गए आप मेरी जान? ये बात आप बिल्कुल समझ गए होंगे, तो ये बात आपको अच्छे से यहां तक क्लियर हो जाएगी। ठीक है मेरी जान? ठीक है मेरी जान? अब तुम्हें क्या प्रूव करना था? ए एक्स इक्वल टू सी वाई। हमने कौन सा एक्सियोम यूज किया? अरे if you are subtracting the same thing from the same thing, results and wholes are equal। समझ गए बात को? समझ गए बात को? so please make sure that कि आप इस चीज को अच्छे से करते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया सर? अगले पे बढ़ते हैं। देखो अब देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, सिंपल ऐसा ही है, पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, बहुत सिंपल तो है भैया। क्या दे रखा है? एक फिगर दे रखी, C इज द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी सेगमेंट का मिड पॉइंट है। ठीक है, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट ए सी एंड बी सी। अरे क्या बोला सर? नहीं समझ। ये पूरा लाइन सेगमेंट है ए बी, इसका एक मिड पॉइंट है बेटा ए सी, जिसे हम सी बोलेंगे। ए सी का मिड पॉइंट रहेगा बी और सी। ठीक है, ये सी इसका मिड पॉइंट है। अब ये जो ए सी लाइन है इसका मिड पॉइंट है बेटा ए सी, और ये जो सी बी लाइन है इसका मिड पॉइंट है क्यू। तुमसे क्या बोला कि आप ये बताइए कि बी क्यू जो है ए पी और बी क्यू आपस में बराबर है, मतलब ये ए पी और ये पी क्यू आपस में बराबर है, और ये 1/4 ऑफ ए बी भी है। ठीक है बेटा, समझते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा हमारे पास ए पी सी क्यू बी। ठीक है बेटा, ए पी सी क्यू बी, ए पी सी क्यू बी एक लाइन है बेटा, ए पी सी क्यू बी। अरे 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 थोड़ा ध्यान देखो बेटा, हमने क्या देखा कि ए बी एक फुल लाइन है और सी इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब यह हुआ इफ C is midpoint, ध्यान रखो, अगर C मिड पॉइंट है तो मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा कि AC is इक्वल टू CB। आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर, क्योंकि C तो इसका मिड पॉइंट था और AC और CB आपस में बराबर होंगे। बात सिंपल है। अब एक काम करो, AC का हाफ ले लो, AC और CB आपस में बराबर है, तो मैंने कहा हाफ ऑफ AC मस्ट बी इक्वल टू हाफ ऑफ CB। इज इट राइट? अगर एक AC और CB आपस में बराबर है, अरे सर ये याद रखना, अगर दो बातें सेम है तो एक्सियोम 7 जो है आपने क्या पढ़ा था? एक्सियोम 7। ठीक है, द थिंग्स विच आर डिवाइडेड सेम रेशियो या सेम पार्ट्स में वो भी आपस में इक्वल होती हैं। अरे AC और BC आपस में बराबर था, अब दोनों को मैंने आधा कर दिया तो आधे भी बराबर होंगे। अब देखो हाफ ऑफ AC किसके बराबर सर? AP के बराबर। AC का हाफ किसके बराबर? क्योंकि P इज मिड पॉइंट तो AP हो गया सर। अरे BC का हाफ किसके बराबर? अरे सर QB के बराबर। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं BQ, R में ऐसा भी लिख सकता हूं CQ। ठीक है, R में ऐसा भी लिख सकता हूं कि AP का हाफ PC है। फ्रॉम दिस स्टेटमेंट आई ऑब्जर्व दैट कि भैया AP बराबर है PC के, PC बराबर है CQ के, और CQ बराबर है QB के। ये सारे पार्ट्स आपस में बराबर है, और ये सब का, इन सब का ध्यान रखोगे। वी हैव AB प्लस ऑफ PC प्लस ऑफ CQ प्लस ऑफ QB ऑल इक्वल टू व्हाट? AB। सब के सब मिला के कौन सी लाइन बनाते हैं? AB। लेकिन ये सब आपस में बराबर है, सब आपस में बराबर है। हमसे क्या पूछा कि तुम BQ को प्रूव करो 1/4 ऑफ AB। तो BQ को कैसे लिखेंगे? देखो बेटा, बाकी सब आपस में बराबर, अगर ये सारे आपस में बराबर हैं तो हर एक की जगह BQ लिख दो, BQ प्लस ऑफ BQ प्लस ऑफ BQ प्लस ऑफ BQ, क्योंकि सब बराबर तो दैट इज इक्वल टू AB।
अरे सर ये कितनी बार बी क्यू हो गया, तो हमने कहा ये 4 टाइम्स ऑफ बी क्यू इज इक्वल टू ए बी, है ना सर। अरे बेटा बी क्यू किसके बराबर, तो हमने कह दिया बेटा ए बी बाय 4, जिसे आप मान के चलेंगे कि बी क्यू इज हाफ ऑफ ए बी बाय हाफ ऑफ 1/4 ऑफ ए बी। अरे यही चीज तो तुमको प्रूव करनी थी, बात खत्म। ठीक है बेटा, बात खत्म हो गई। अब सर क्विकली एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल 1, देखो यहां एंगल 1 और एंगल 2 आपस में, एंगल 1 और एंगल 3 बराबर, मतलब सर ये एंगल और ये एंगल बराबर। आपसे पूछा एंगल 2 और एंगल 4 आपसे बराबर है, दैट आप प्रूव करिए P और R बराबर है। मैंने कहा आपको दे रखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, दिस इज बेसिकली गिवन। ठीक है मेरी जान। दूसरा क्या दे रखा कि भैया एंगल 2 भी बराबर है एंगल 4 के। अब सर ये सेम चीजें हैं, 2 और 4 सेम चीजें हैं, बराबर तो है, एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में बराबर हैं। तो हम एक काम करते हैं बेटा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, हम ऐड कर सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड को। तो यहां हम बेसिकली एक्सियोम्स का यूज कर रहे हैं। हमने क्या कहा, इन सेम चीजों को सेम चीज से ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 प्लस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस ऑफ एंगल 4। देखो एंगल 1 और 2 कंबाइन में, एंगल 1 और 2 पूरा ले लेंगे तो क्या ये एंगल P नहीं बनेगा? आप बोलेंगे सर बिल्कुल बनेगा। अरे राइट साइड में देखो एंगल 3 और एंगल 4 की अगर हम बात करें, दोनों को ऐड करें तो ये किसके बराबर आया? एंगल R के बराबर। यही शायद तुम्हें प्रूव करना था। थिंग्स विच आर इक्वल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, एंड इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स, एक्सियोम कौन सा यूज हुआ यहां पे? इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स देन होल्स आर इक्वल। अरे भैया कितना आसान कहानी है। आगे बढ़ते हैं। इंसिडेंट एक्सियोम बहुत ही एक शानदार सा एक्सियोम है। अरे बेटा अगर मेरे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से बहुत सारी लाइंस गुजर के जा रही है, ठीक है मेरी जान, तो इन सारी लाइंस का एक कॉमन, और एक पॉइंट से कितनी लाइंस को तुम गुजार सकते हो? आप बोलेंगे सर एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस गुजर के जा सकती हैं। ठीक है बेटा, अ लाइन इज द कलेक्शन ऑफ द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द पॉइंट्स थ्रू अ गिवन पॉइंट, इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू। और इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं जो एक पॉइंट से गुजर के जाए? वी कॉल देम एज कनकरेंट लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? कनकरेंट लाइंस। ठीक है, concurrent lines are the lines which have at least one common point। ठीक है बेटा, तो ये याद रखेंगे आप इन सारी लाइन। और एक पॉइंट से कितनी लाइंस? बहुत सारी। ठीक है बेटा, बहुत सारी। अब given two distinct points are there is only in one line that can contains these 3 points। मैंने कहा देखो बेटा B और Q की अगर बात करें, दो पॉइंट्स मैंने ले लिए जो कि एक स्ट्रेट डायमेंशन में है, तो इनके बीच में हम एक लाइन डाल सकते हैं जो कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। अगर कोई पॉइंट इन दो लाइन के बीच में नहीं आता तो आपको यह पता है कि यह पॉइंट ऑब्वियसली इस लाइन से बाहर है। और अगर कोई 2-3 पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाते हैं तो इन पॉइंट्स को बेटा कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। यह बात आप याद रखेंगे। एक लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट, एक पॉइंट से गुजरने वाली सारी लाइंस को कनकरेंट लाइंस बोलेंगे। और दूसरी बात कि सर एक चीज याद रखेंगे, अगर एक पॉइंट है तो उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के बीच में ओनली एंड ओनली वन लाइन, ओनली एंड ओनली वन लाइन कैन स्टे। समझ गए बात? तो ये याद रखना, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर बहुत सारी बातों का डिस्कशन जो है डिपेंड करता है। जल्दी करते हैं। हाउ मेनी लाइंस कैन पास थ्रू वन पॉइंट? एक पॉइंट से इधर से इधर से इधर से इधर से बहुत सारी लाइन सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ द पॉइंट्स ऑन अ लाइन कंटेन्स, एक लाइन के ऊपर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हो सकते हैं? तो ऑब्वियसली सर एक लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है हो सकते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जिनका तुम्हें आसान से आंसर मिल जाएगा। गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए प्लेन, देन द नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन पास थ्रू देन। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन ए प्लेन, देन द नंबर ऑफ द लाइंस दैट कैन पास थ्रू देम। दो ही पॉइंट्स हैं, उनके बीच में कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी? सर ओनली एंड ओनली वन लाइन। ठीक है बेटा, दो पॉइंट्स के बीच में सिर्फ, अगर सिंगल पॉइंट होता तो बहुत सारी। अब उसके बाद आते हैं हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स, जो मैंने आपको पहले से बता दिया। वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर हों, ऐसे सारे पॉइंट्स को हम कोलिनियर बोलेंगे, जो एक ही पॉइंट्स के एक लीनियर इक्वेशन की जितनी भी सॉल्यूशंस होंगी वो सबके सब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। कनकरेंट लाइंस मैंने बता दिया, एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से एक लाइन गुजर गई, दूसरी गुजर गई, तीसरी गुजर गई, चौथी गुजर गई, पांचवी गुजर गई। इन सारी लाइंस को तुम क्या बोलोगे? कनकरेंट बोलेंगे भैया, है ना? तो ये बात हो गई सर, ये बात हो गई। बहुत सिंपल सी कहानी है।
अब जल्दी से चलते हैं और कुछ जल्दी जल्दी से बातें करते हैं। अब बात आती है बेटा इक्लूड्स के पास्टुलेट्स की। ठीक है मेरी जान, इक्लूड के पास्टुलेट्स की अगर बात करें तो मैंने कहा था कुछ ऐसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो सिर्फ और सिर्फ जियोमेट्री को रिलेट करें, स्पेसिफिक हूं टू द जियोमेट्री। पास्टुलेट्स आर द ट्रू assumptions दैट आर स्पेसिफिक टू द जियोमेट्री ओनली। पहला पास्टुलेट समझना कितना आसान है। A straight line may be drawn from any one point to any other point। अरे सर ये तो हमको पता है, एक दो पॉइंट्स के बीच में स्ट्रेट लाइन है। मैंने कहा ये तब की बात है जब दुनिया को जियोमेट्री पता ही नहीं थी। सुन लो, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। किसी भी प्लेन में दो पॉइंट से उनके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। एक पॉइंट। A terminated line or line segment can be produced indefinitely from both the sides। मैंने एक लाइन खींच रखी थी यहां पे, ठीक है। तुम आ गए भैया, तुमने कहा सर इसको आगे बढ़ाते हैं, तो बढ़ा सकते हो इस तरफ से। कोई आया तो बोला इस तरफ से बढ़ाएंगे, तो दोनों तरफ से बढ़ाने का ऑप्शन है। एक टर्मिनेटेड लाइन को आप फिर से एक्सटेंड कर सकते हो। बात समझ गए, बात समझ गए, बात समझ गए, बात समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। अब एक और तीसरा वाला, A circle can be drawn with any center or any radius। Obviously है, सर्कल किसी भी रेडियस पे बनाया जा सकता है और कहीं पे भी तुम सेंटर रख लो। यहां तुमने सेंटर रखा, इसके अराउंड सर्कल डाल दिया, यहां सेंटर रखा, सर्कल डाल दिया, यहां सेंटर रखा, इसके अराउंड बड़ा सर्कल डाल दिया। तो मतलब सर दिस इज पॉसिबल, आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा। A terminated line or a line segment can be produced infinitely। क्या बोला? एक टर्मिनेटेड लाइन और ए लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफिनिटली, दोनों तरफ से इंक्रीज कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी हम कर चुके थे। ठीक है। अब बात आती है, इसमें एक और थ्योरम होनी चाहिए, इसमें एक और बात होनी चाहिए, उसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट। हाँ, एक पोस्टुलेट है बेटा शायद यहां पे मिसिंग है, तो आपने याद रखना है फोर्थ वन। टू राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। अरे सर क्या बोले, राइट एंगल्स तो आपस में बराबर ही होंगी। मैंने कहा ये तब की बात है, ये इक्लूड साहब ने तब बोली थी जब दुनिया को राइट एंगल का डेफिनेशन भी नहीं पता था। उसने कहा दो राइट एंगल आपस में बराबर होते हैं, तो ये आपका 90 तो ऑब्वियसली बराबर होती है, लेकिन ये तब की बात है तो डरना नहीं। अब उसके बाद आता है बेटा इक्लूड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, जो कि लिखने में बहुत बड़ा सा इंग्लिश पिंग्लिश लिख रखा है, लेकिन इसको थोड़ा पढ़ेंगे उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस। एक स्ट्रेट लाइन है जो दो स्ट्रेट लाइन के ऊपर फॉल कर रही है, ऐसा बोल दिया। ठीक है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स, देन द टू स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस्ड infinitely intersect on that side in which the sum of the angles is less than two right angles। अरे 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 नहीं समझे सर। मैंने कहा अगर तुम दो राइट एंगल लोगे, इसमें यहां पे बनने वाले दो एंगल्स आपको नजर आएंगे, जिन्हें हम कंसेक्यूटिव इंटीरियर बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, एंगल्स ऑन द सेम इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दो तीन नाम बोलते हैं। अगर ये बेटा लेस देन 180 होंगे, लेस देन 180 होंगे, दो राइट एंगल का मतलब 90 90 80 होता है। अगर लेस देन 180 होंगे तो आपकी लाइंस उसी तरफ जाके कहीं ना कहीं आगे ज्वाइन कर लेंगी, ये बात याद रखना। और जिस तरफ ये ग्रेटर देन 180 होंगे उस तरफ लाइन कभी आपस में ज्वाइन नहीं करेंगी, वो दूर 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 होती जाएंगी। ठीक है। अब यही बात कह दी थी, क्या था एक बार फिर से सुन लो। अगर बेटा एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है कुछ इस तरह से, ठीक है, यहां से मैंने एज्यूम किया कि इन दो एंगल्स का सम है लेस देन 180, तो आपकी लाइंस को अगर मैं प्रोड्यूस करूं तो जहां मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं ये मिलेंगी कहां पे, जहां पे दोनों तरफ से सम ऑफ जो इंटीरियर एंगल्स है ये लेस देन 180 होगा, उस तरफ मिलेंगी। तो ये था आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। अब सर ये पोस्टुलेट हमको सब पता चल के आ गए हैं। ठीक है। हमने क्या सीखा? पहली बात, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, तो पहला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ठीक है बेटा, एक टर्मिनेटेड लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, गिवन टू लाइंस एल एन एम, दीज लाइंस, देखो बेटा यहां पे क्या है 75, यहां पे क्या है 75। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि हमारे पास
गिवन टू लाइंस L एंड M, दीज लाइंस आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे, ये बात हमें पता है, तो वी विल से कि दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, अगर दो लाइंस होती हैं ऐसे, ठीक है बेटा, ये याद रखना, उसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर का एंगल, इनको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बोला जाता है। लाइंस एंड एंगल्स में ये और भी क्लियर होगा। अगर ये दो बातें हैं तो ये आपस में हमेशा पैरेलल होती हैं। ठीक है बेटा, समझ गए बात को, समझ गए बात को, समझ गए बात को। उसके बाद एक और एक्सियोम जो मैंने आपको बताया, इक्लूड स्टेटस दैट ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है बेटा, ऑल राइट एंगल्स, रादर ऑल राइट एंगल्स, दो ही की मैंने बात की थी, जितने भी राइट एंगल्स तुम ले लो वो एक दूसरे को, ये क्या एक्सियोम के बारे में बोला, क्या डेफिनेशन बोला, नहीं, ये एज अ पोस्टुलेट दिया था, दिस वाज गिवन एज अ पोस्टुलेट। ठीक है बेटा, तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या स्टेटमेंट है, ध्यान रखोगे, स्टेटमेंट है ओनली वन एंड वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट लिया, उससे एक लाइन इधर, अरे यार बहुत सारी लाइंस है, मतलब ये वाला गलत है। There are an infinite number of lines which can pass through two distinct points, अरे दो डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लो, इनके बीच में तो सर एक ही लाइन है, अब दूसरी लाइन में यहां से डालूं तो इसको तो मैच करेगी नहीं। ठीक है बेटा, तो मतलब सर ये वाला भी गलत है। A terminated line can be produced indefinitely on both the sides and that is a true story। ठीक है बेटा, that is a true story, तो ये आपका हो जाएगा। उसके बाद बहुत सिंपल सी कहानी है, if A, B and C are the 3 points on the line, A, B lies in between of A and B, C, between बोला है, then prove that AB plus BC is equal to AC। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम इसी तरह का क्वेश्चन PQR की भाषा में, दो लाइंस दे रखे हैं बेटा, एक लाइन तो दे रखा है A, यहां पे पॉइंट दे रखा है B, यहां पे पॉइंट दे रखा है C। अब एक काम करोगे, अगर मैं AC को ड्रॉ करूं तो आप बोलेंगे सर AC यहां से लेकर यहां तक है ये लाइन AC। अब मैंने कहा तुम A से B तक ड्रॉ करो, आपने क्या किया बेटा, A से ले गए आप B तक, B से ले गए बेटा आप C तक, लेकिन हमने क्या देखा कि AC लाइन का जितना लेंथ था इतना AB प्लस BC का लेंथ है। ठीक है, तो यूजिंग द एक्सियोम थिंग्स विच आर coinciding with one another are equal to one another, इससे इसे प्रूव किया जा सकता है। समझ गए बेटा बात को, क्विकली देख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन हैव इक्वल टू, मैक्सिमम दो डिस्टिंक्ट लाइंस होती है, कितने पॉइंट्स कॉमन हो सकते हैं, तो मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम की अगर बात बने, मिनिमम 0 हो सकता है। ठीक है बेटा, याद रखना इस बात को। ठीक है, मिनिमम जो है, मिनिमम कॉमन पॉइंट्स 0 हो सकते हैं, और मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स याद रखना, मैक्सिमम कॉमन पॉइंट्स बेटा 1 हो सकता है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है बेटा, तो यहां क्या पूछा था, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन हैव, तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है बेटा, 1 कॉमन पॉइंट हो सकता है, उसके बाद दो लाइंस आपस में कहीं पे भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, समझ गए बात, समझ गए बात। नाउ सेम यही कहानी है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है बेटा, so this finally brings us to the end of this fabulous lecture। ठीक है बेटा, ये लेक्चर हमारा यहां पे आज खत्म होता है। हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स खींचे, जितने भी इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो पोस्टुलेट्स के रिगार्डिंग हो, चाहे वो आपके एक्सियोम्स के रिकॉर्डिंग हो। एक बार इसके बाद आपने जाना है अपनी एनसीईआरटी को बेसिकली एक बार अच्छे से क्लिक करना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बात बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप चाह रहे हैं कि आपको हम एक प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें, हमेशा की तरह आपको हर इंफॉर्मेशन टाइम से पहले दे दे, तो एक बात याद रखो, आप हमारी व्हाट्सएप चैनल को इस स्कैनर से ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरी बात बेटा, हमारे टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, जहां हम आपकी स्टडीज के रिगार्डिंग हर एक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है बेटा, तो एक फाइनल गुड बाय बोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज बहुत जल्दी ही आप तक पहुंचेगी बिंदास अंदाज में। साथ साथ में हमारे कोशिश यही रहती है कि तुम्हें इस काबिल बना दिया जाए कि तुम क्लास 10 के मैथ्स को बहुत शानदार तरीके से देखो, बहुत शानदार तरीके से एंजॉय करो। ठीक है बेटा, तो इस क्लास को आज खत्म करते हैं। तो एक फाइनल थैंक यू सबको मेरी तरफ से। एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। टिल देन वी आर मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू गाइस। थैंक यू।